हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा ऑफ राजस्थान या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान। उसमें भी विशेष रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे एक चैप्टर पे जिसका नाम है ग्रामीण विकास। तो आज हम लोग ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण विकास किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्व का मुद्दा है और साथ के साथ पंचायती राज, जब जब गाँव की बात आएगी पंचायती राज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा। अब हमें इस चैप्टर में बेसिकली ये बातें जाननी होती हैं कि ग्रामीण विकास के संदर्भ में राज्य सरकार ने पिछले वर्ष में क्या क्या किया, कौन कौन सी योजनाएं चली और उन योजनाओं के अंदर कितनी सफलता राज्य सरकार को मिली। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राजस्थान ग्रामीण विकास, ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना बेसिकली राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा की गई और अक्टूबर 2010 में इसको स्थापित किया गया। ये एक स्वायत्त परिषद है और जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑटोनोमस है और सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंदर ये काम करती है। अब ये स्वयं सहायता समूह के आधार पर भी या संस्थानिक अवधारणा के आधार पर काम करती है और कई प्रकार के छोटे मोटे काम ये करती है, जिसमें से मुख्य काम इसका क्या होगा वो इसके नाम से झलकता है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का विकास करना ये इसका मुख्य काम है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताइए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल रहेगा। ग्रामीण निर्धनों के लिए ये कुछ सिंपल बातें, क्योंकि ग्रामीण आजीविका विकास कार्यक्रम है तो ग्रामीण क्षेत्र में ही लागू होगा और आजीविका के विकास की जरूरत सिर्फ निर्धन व्यक्तियों के लिए ही है। मुकेश अंबानी के लिए आजीविका का विकास कौन करेगा? तो ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय सहायता, परमानेंट फाइनेंशियल हेल्प और इस तरह का संस्थागत ढांचा डेवलप करना जिससे उनकी आजीविका में सुधार हो सके, ये उनका काम है। किस तरह से इसको किया जाता है? हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको आजीविका मिले तो ऐसी मिले जो सतत हो। सतत का मतलब है कंटिन्यूअस बेसिस पे हो। ऐसे रोजगार का कोई फायदा नहीं है कि आज रोजगार दे दिया और उसके बाद में 15 दिन के बाद आदमी फिर बेरोजगार होकर बैठ जाए। तो कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट, सतत आजीविका उनको देनी है। इसके साथ साथ ऐसा करने से क्या होगा, अगर किसी इंसान को सतत आजीविका मिलेगी तो उसकी जो घर की इनकम है हर महीने की, वो इनकम सुधरेगी। घरेलू आय में वृद्धि होने से उसके परिवार का आर्थिक स्तर सुधरेगा। परिवार का आर्थिक स्तर सुधरने से वो गरीबी के दंड से बाहर आ जाएगा, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा पाएगा, अच्छे इलाज को यूज कर पाएगा और सारी चीजें अपने आप सुधरने लगेंगी। तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य सतत रोजगार प्रदान करके उसकी घरेलू आय में वृद्धि करना है। और इसके साथ साथ कई बार ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी ऐसी लोक सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज ऐसी हैं जो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती। तो इस योजना के माध्यम से हम लोग उसको ग्रामीणों तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। अब ग्रामीणों को हम लोग चयन कैसे करेंगे? तो ग्रामीणों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना, सर्वेक्षण और सहभागिता, इन सब से हम ग्रामीणों का चयन करते हैं और चयनित को फिर यहाँ पे लाभ दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राजीविका द्वारा, मतलब इस परिषद के द्वारा संचालित कौन कौन सी योजनाएं फिलहाल चल रही हैं और अभी फिलहाल हम उसमें चर्चा करेंगे कि भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजनाएं कौन सी। तो पहली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बेसिकली पूरे राज्य में चल रहा है। तो कुछ ऐसी योजनाएं हम आगे पढ़ेंगे जो किसी पर्टिकुलर जिले में चल रही होगी या कुछ जिलों के कुछ भागों में चल रही होगी, लेकिन ये पर्टिकुलर योजना पूरे राज्य में चल रही है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना एक और योजना है जो राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉक्स में चल रही है। तो ये ग्रामीण आजीविका मिशन पूरे राज्य में और ये चलता है 9 जिलों के अंदर। उसके बाद आगे देखते हैं अगली योजना है जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको आप मनरेगा के नाम से जानते हैं। ये योजना बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कई एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है, ये यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है, आरपीएससी में भी पूछ लिया जाता है, अन्य एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ये योजना क्या है? देखिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके पास आजीविका का साधन नहीं होता और उनको इनसिक्योरिटी सताती है कि हमें रोजगार गाँव में नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो उन लोगों को आजीविका की गारंटी देना, कमाई की सुरक्षा देने के लिए ये योजना लाई गई। इस योजना के अंदर हम हर परिवार के अंदर वयस्क सदस्य जितने भी होंगे, वयस्क सदस्य कोई भी परिवार का जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, फिजिकल काम करवाएंगे, अकुशल श्रमिक का वेतन देंगे। अगर कोई करने को तैयार हो तो हम उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे देते हैं। ये योजना का नाम मनरेगा। अब इस योजना की फीचर्स या विशेषताएं क्या, वो अगर हम पढ़ लें तो उन्हीं में से प्रश्न बनता है। पहली विशेषता ये है कि ग्राम पंचायत के अधीन जितने भी स्थानीय निवासी हैं वो इस योजना के लाभार्थी बन सकते हैं, योजना में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जितने लोग इसमें नामांकित होंगे उनमें से कम 1/3 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं से
90 लोग इसमें पंजीकृत हुए, तो उसमें से कम 30 महिलाएं होनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी 33% होनी चाहिए। इस योजना में जो भी काम होंगे उनका ग्रामीण सभा सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट करेगी कि काम ठीक से हुए या नहीं, लाभार्थियों को इससे कोई लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा। परिवार के जितने भी वयस्क सदस्य इसमें पंजीकरण कराएंगे उनको हम लोग गारंटी देते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट कहती है कि 15 दिन में हाँ आपको रोजगार नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो एक तरह से सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाती है। जितने भी लोग यहाँ पे पंजीकरण कराएंगे उनको एक फोटो, पहचान पत्र वाला फोटो लगा हुआ जॉब कार्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो एक तरह से उनकी आइडेंटिटी का काम करेगा। इस योजना में पहले कैश सैलरी या नगद वेतन, कैश मजदूरी या नगद मजदूरी मिला करती थी, वो सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें जो भी मजदूरी देंगे वो या तो डाकघर के माध्यम से मिलती है या बैंक खाते के माध्यम से मिलती है। तो स्पेशली आप ये मान लीजिए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में ये पैसे दिए जाते हैं। काम अगर आपको कोई भी मिलेगा तो कोशिश ये की जाती है कि वो गांव से 5 किलोमीटर का जो दायरा है, मान लीजिए आपका गांव है, इस गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही आपको काम देने की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी कारणवश अगर 5 किलोमीटर के अंदर काम उपलब्ध ना हो और आपको दूर भेजा जाए, तो दूर भेजने पे आपकी जो भी मजदूरी बनती है उसमें 10% एक्स्ट्रा मजदूरी आपको मिलेगी। तो जो भी डेली रेट होगा वो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, 110% मजदूरी आपको मिलेगी। जितना आप काम करेंगे उसी काम के आधार पर मजदूरी मिलेगी। काम करने जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे कंफर्टेबली इंसान काम कर पाए, इसलिए वहाँ पे पीने का पानी, शौचालय, कोई बच्चे अगर हैं तो बच्चों के रहने की व्यवस्था, रहने मतलब धूप में उनको एक साइड बिठाने की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्थाएं सारी की सारी इस योजना के अधीन की जाती हैं। काम क्या करना है, इस काम का चयन ग्राम सभा करती है। तो ग्राम सभा चयनित करेगी कि कौन कौन से काम करने हैं, पूरे साल में क्या क्या काम करने हैं। और इसके साथ साथ इसकी खास बात क्या है कि श्रम विस्थापित मशीन, मतलब लेबर की जगह मशीनों से कम करवाएंगे और ठेकेदारों के माध्यम से कोई भी काम नहीं होगा। डायरेक्ट मजदूरों से हम लोग काम लेंगे, डिजिटल रूप से पेमेंट करेंगे। और इसके साथ साथ कितना काम हुआ, कितनी प्रोग्रेस हो गई, किए गए काम की गुणवत्ता क्या है, ये सारी की सारी हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से चेक करवाते रहेंगे, प्रगति इसकी चेक होती रहेगी। अब एक साधारण सा पॉइंट आता है, जो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कि 2021-22 का जो वर्ष था उसमें भी दिसंबर 2021 तक 2962.73 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया, और जिसके अंदर लगभग 63.26 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। तो ये याद रह जाए अच्छी बात है, ना याद रहे तो कोई खास बात इसमें नहीं है। उसके बाद एक और अगली योजना आती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों है, फिलहाल हम ग्रामीण योजना की बात कर रहे हैं। इस ग्रामीण योजना में नाम से पता चलता है प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, मतलब केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में केंद्र और राज्य 60-40 के अनुपात में पैसा लगाते हैं, 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार का। 20 नवंबर 2016 को ये योजना शुरू की गई, और लाभार्थियों का चयन हम यहाँ भी आर्थिक सामाजिक जो जनगणना उसके आधार पर करेंगे। इस योजना में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की सहायता राशि मिले, जिससे वो ग्रामीण क्षेत्र में अपने रहने की व्यवस्था कर सके। अभी तक ये फैक्चुअल फिगर है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कि लगभग 94,302 आवास दिसंबर 2021 तक इसमें बना दिए गए थे। और इन 1,20,000 के अलावा सॉरी 1,20,000 के अलावा जो भी लाभार्थी होगा उसको शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये की सहायता राशि अतिरिक्त से दी जाती है। तो 12,000 रुपीज़ ये एडिशनल मिलेंगे। चलिए, उसके बाद में लाभार्थी को हम लोग दैनिक मजदूरी भी 90 मानव दिवस की मजदूरी भी यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद अगली एक इम्पॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है MLA LED, MLA लेड योजना बोल देते हैं, पूरा नाम है इसका MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोलेंगे हम लोग विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। आपने सभी ने देखा होगा कि आपके इलाके में, आपके एरिया में कई बार कोई गेट लगा होता है छोटा मोटा, कोई प्याऊ बनी होती है, और वहाँ पे लिखा होता है कि माननीय विधायक साहब द्वारा विधायक कोष के अंतर्गत निर्मित। ये वही योजना है कि विधायक क्या क्या काम अपने एरिया में करवा सकते हैं। इसके लिए देखिए, इस योजना का उद्देश्य ये है कि स्थानीय आवश्यकताएं, लोकल एरिया की जो नीड्स हैं वो वहाँ का लोकल प्रतिनिधि ज़्यादा समझता है, और विधायक जब लोकल एरिया से आता है तो उसको पता होता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आवश्यकता की चीज़ें क्या हैं। तो लोकल एरिया की आवश्यकता अनुसार हम यहाँ पर काम करवाते हैं। योजना की खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए जाते, संपत्तियों के निर्माण के लिए दिए जाते हैं। तो जैसे कोई रोड बनाना, जैसे कोई पानी का टांका बनाना, जैसे कोई और स्कूल का कमरा बनाना, उन सब चीज़ों के लिए पैसे दिए जाते हैं।
इससे होगा क्या, हम लोग कोशिश करते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो सके। जैसे मान लीजिए कि किसी विधायक के अंतर्गत कोई क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में मान लीजिए 20 गांव है, 20 गांव में से 18 गांव में तो विकास के अच्छे काम आज तक हो चुके हैं, 2 गांव थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो विधायक को एक तरह से यहाँ पे लिबर्टी हो गई कि उन 2 गाँव को वो एक्स्ट्रा लाभ देके अपने अपने कोष से एक्स्ट्रा लाभ देके उनको आगे बढ़ा के संतुलन बना सकता है। अब एमएलए सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में तो होते नहीं हैं, एमएलए तो शहरी क्षेत्र में भी होते हैं, और क्योंकि एमएलए ग्रामीण और शहरी दोनों हो सकते हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों में ये योजना लागू होती है। अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाता है। अब विधानसभा क्षेत्र का मतलब प्रत्येक विधायक 5 करोड़ रुपए हो गए, और एक वर्ष में जो भी राशि आवंटित होगी उसका 20% इस तरह से खर्च किया जाएगा जिसका डायरेक्ट बेनिफिट, सीधा सीधा लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलता होगा। तो यूँ समझ लीजिए कि एक वर्ष में अगर 5 करोड़ की राशि खर्च होती है तो 5 में से 1 करोड़ रुपए SC/ST के बेनिफिट के लिए होने चाहिए और बाकी 4 करोड़ सामान्य खर्चे हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से काम प्रोमिनेंटली मुख्य रूप से किए जा सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि पेयजल संबंधी काम किए जा सकते हैं, संपर्क सड़कें, कनेक्टिंग रोड्स जो होती हैं वो बनाई जा सकती हैं, जल निकासी प्रणाली का मतलब है कई एरिया में बारिश का पानी भर जाता है, कई एरिया के अंदर वैसे ही पानी भरा रहता है जिसकी निकासी नहीं हो पाती, तो ड्रेनेज वगैरह इस तरह के सीवरेज सिस्टम, ये सब भी इस योजना के अंतर्गत डेवलप किया जा सकता है। शहरी क्षेत्र अगर है तो शहरी क्षेत्र में भी सीवरेज वगैरह का काम करवा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई रूम की कमी है, प्रयोगशाला की कमी है, कोई बच्चों के बैठने के लिए हॉल नहीं है, तो सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अंदर ये सब भवन निर्माण का काम हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पे टूरिस्ट जब घूमने जाता है तो उसको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, वहाँ पे कोई खड़े होने की जगह नहीं है, तो इस बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पर्यटन स्थलों पर भी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर लोग पशु पालते हैं और पशुओं को पिलाने के लिए पानी की व्यवस्था ना हो तो पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, उनके पेयजल की जो सुविधा है उसको विकसित किया जा सकता है। पशुओं के लिए कई जगह पे चिकित्सालय औषधालय नहीं होते हैं, वो बनवाए जा सकते हैं, सारे काम इसमें किए जा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण संस्थाओं के अंदर आजकल धीरे धीरे गवर्नमेंट भी डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देती है, तो डिजिटल एजुकेशन के लिए बच्चों को कंप्यूटर्स वगैरह सिखाने के लिए अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर्स की नीड है तो वो भी इस योजना के अंतर्गत दिए जा सकते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह भी आप लगवा सकते हैं। अगेन ये फैक्चुअल राशि है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। 2021-22 में जितनी भी आवंटित राशि हुई थी उसमें से प्रत्येक विधानसभा सदस्य द्वारा 1.75 करोड़ की राशि का उपयोग स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के लिए किया गया। बेसिकली था क्या, उस वर्ष में कोविड चल रहा था और कोरोना चलने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, तो सब ने मिलकर क्यूमुलेटिव डिसीजन ले लिया कि 5 करोड़ में से 1.25 करोड़ रुपए हम स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए देंगे, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए फंड्स की डायर नीड थी, बहुत ज़्यादा नीड थी, तो वो यहाँ पे किया गया। जिस तरह से विधायक के लिए एक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, उसी तरह से एक और कार्यक्रम है जिसका नाम है सांसद स्थानीय विकास योजना, जिसको हम लोग अंग्रेजी में MP लेड बोल देते हैं। जैसे वो MLA लेड था, ये MP लेड योजना है। इस योजना में भी सेम पैटर्न चलता है। सांसद, लोकसभा सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए तक राशि खर्च कर सकता है। जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर देता है कि ये काम कराना है, ये काम कराना है, और उस काम को फिर आगे करा दिया जाता है। तो कोई भी लोकसभा सांसद, याद रखिएगा लोकसभा सांसद, राज्यसभा नहीं, लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ तक की राशि की अनुशंसा जिला कलेक्टर को कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, इसलिए यहाँ पे एरिया की बाउंडेशन नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में विधायक तो सिर्फ अपने क्षेत्र में करता है, लेकिन ये पूरे राज्य में कहीं भी इस बात की अनुशंसा कर सकते हैं कि कितना पैसा खर्च किया जाना है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई गंभीर आपदा आती है, तो गंभीर आपदा के समय किसी MP को लगता है कि राज्य के बाहर किसी दूसरे देश में या कहीं दूसरे राज्य में कहीं और ज़रूरत है, तो वहाँ भी कई बार ये जो राशि है वो दी जा सकती है। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए संभव हो गवर्नमेंट के लिए, तो सांसद ने जो भी प्रस्ताव दिया होता है उसकी अनुमति, उसकी स्वीकृति नॉर्मली 75 दिन के अंदर अंदर दे दी जाती है कि हाँ ये काम करवा दिया जाए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, फिर इसमें भी एक कोरोना की वजह से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया। कोरोना की वजह से पैसों की टाइटनेस थी, बहुत ज़्यादा पैसे थे नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि 2020-21 में और 21-22 में इस योजना को नॉन ऑपरेटिव रखा जाएगा। मतलब इन 2 साल के अंदर ये 5-5 करोड़ रुपए का खर्चा MPs आपस में अपने इच्छा के हिसाब से नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद एक और योजना है जिसका नाम है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, इस तरह की जो योजनाएं होती हैं वो पढ़ने में कंपैरेटिवली थोड़ी आसान होती हैं। अगर आपने राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, बाकी चीज़ें ध्यान से पढ़ी हैं तो ये हेल्प मिलती है यहाँ पे। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी योजना है जो मेवात क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी। अब हमें पता हो अगर कि मेवात क्षेत्र कौन सा है तो ये योजना याद करना काफ़ी सरल हो जाता है। ये योजना ये कहती है कि राजस्थान का वो एरिया जहाँ पे मुख्य रूप से मेव समुदाय रहता है उसे मेवात कहते हैं, जिसमें मुख्यतः हमारा अलवर और भरतपुर ये जिला शामिल है, उसमें भी उसके 14 खंड शामिल हैं, वहाँ पे इस योजना को लागू किया जाता है। तो मेवात क्षेत्र में विकास के लिए योजना चलाई जा रही है जिसका नाम मेवात विकास योजना है। इस योजना के अंतर्गत 86-87 से पुरानी योजना 86-87 से चली थी और उस पूरे एरिया के डेवलपमेंट का इसका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इस क्षेत्र के, मेवात क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत सुविधाएं पूरी हों। अगर उनकी कमी है तो इस योजना के अंतर्गत उनको विकसित कर देना चाहिए। दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो तो मिलेगा ही, इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों पर अतिरिक्त विकास कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज़्यादा उत्पन्न किए जा सकें, इसकी कोशिश भी की जाती है। ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने से क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, लोगों की आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी, और जब आर्थिक स्थिति सुधरती है तो आर्थिक स्थिति सुधरने से अपने आप ही जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाती है। उसके बाद अगली योजना है जिसका नाम है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब देखिए, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली केंद्र सरकार की योजना है और नई योजना नहीं है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 5 और पंचवर्षीय योजनाएं आई, 12वीं तक पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी, पंचवर्षीय योजनाएं बंद भी हो चुकी। तो एक बहुत पुरानी ये योजना चलती आ रही है। राजस्थान के वो जिले जो बॉर्डर पे सिचुएटेड है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर को कनेक्ट करते हैं, उनमें ये योजना चलाई जाती है। उस क्षेत्र के निवासियों में एक बेसिक डर होता है कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, हमें खतरा है, तो उस खतरे की भावना से उनको उबारा जा सके, उनके डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा काम किए जा सकें, ये सब यहाँ पे प्रयास किया जाता है। तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? आधारभूत ढांचे का विकास, मतलब बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, और ऐसी आबादी जो सीमावर्ती एरिया में रहती है उनके बीच में सुरक्षा की भावना को पैदा करना, ये इस योजना का काम है। दूसरा, कई बार सीमावर्ती क्षेत्र जो है वो डेवलपमेंट से पिछड़ जाते हैं, बाकी क्षेत्रों में विकास हो रहा है लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों को उतना लाभ नहीं मिला, वो भी हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि विकास में एक संतुलित काम किया जा सके। राजस्थान के मैंने बताया आपको कि 4 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं। कौन कौन से? बाड़मेर के अलावा बीकानेर के अलावा श्रीगंगानगर के अलावा जैसलमेर। तो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर, ये 4 जिले, इनके 16 खंड इसमें कवर्ड हैं। वहाँ पे इस योजना के अंतर्गत विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसके बाद अगली योजना आती है महात्मा गांधी जन सहभागिता विकास योजना। महात्मा गांधी जन सहभागिता विकास योजना का पुराना नाम कुछ अलग था। पुराना नाम इसका हुआ करता था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। तो पहले इसका नाम गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना था, जो बदल के महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। ये नाम बदला गया बेसिकली फरवरी 2020 में। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हम लोग विकास करेंगे, रोजगार के साधनों का सृजन करेंगे, सामुदायिक संपत्तियां, पूरे समाज के लिए जो संपत्तियां काम आती हैं उनका निर्माण करेंगे और रख रखाव करेंगे। लेकिन खास बात क्या है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी काम होते हैं पूरे पैसे सरकारें नहीं देती, कुछ पैसे सरकार देंगी और कुछ पैसे जन सहभागिता से, पब्लिक पार्टिसिपेशन से इकट्ठे किए जाएंगे। इस योजना का वित्त पोषण जितना भी सरकार की तरफ से होगा वो राज्य सरकार करेगी, बाकी जन सहभागिता से। ये योजना खाली ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेसिक समस्या आती है कि जो शमशान गृह होंगे, कब्रिस्तान होंगे, वो ऐसे खुले पड़े रहते हैं, उनकी 4 दीवारियां वगैरह नहीं है। भूमि तो एक चिन्हित हो जाती है कि वो शमशान भूमि है, लेकिन उसके चारों तरफ दीवारें वगैरह ये सब नहीं होती। तो इस योजना के अंतर्गत कब्रिस्तान की दीवारें बनाना, कब्रिस्तान के अलावा जो शमशान है उसकी दीवारें बनाना, अगर बना हुआ है तो उनका रख रखाव करना, इन सब के लिए यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। 90% पैसे गवर्नमेंट दे देती है, 90% सरकार दे देती है। इसके अलावा और कोई संपत्ति बननी है तो उसके लिए 70% पैसे सरकार दे देती है। टीएसपी एरिया है तो गवर्नमेंट 70 नहीं 80% तक पैसे दे देती है। शेष राशि जो बचेगी 10, 20 या 30% वो स्थानीय लोगों से इकट्ठी की जाती है और जन सहभागिता से इन संपत्तियों का निर्माण कर दिया जाता है। अगली योजना है डांग क्षेत्र विकास योजना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि डांग क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ज्योग्राफी के एंगल से तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जो बीहड़ वाला क्षेत्र है, जंगल वाला एरिया है, बीहड़ क्षेत्र है, या जहाँ पे संकुचित घाटी है, तो बीहड़ और संकुचित घाटी जहाँ पे होगी उस एरिया को हम लोग डांग क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
अब ये एरिया भी डेवलपमेंट में काफ़ी पीछे छूट जाता है, इसके अंदर एरिया पिछड़ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें होता नहीं है। उन सब चीज़ों के विकास के लिए ये योजना लाई गई। इस योजना को डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में इसको चालू किया गया। इससे पहले ये योजना पुरानी 1994-95 में चलती थी, लेकिन बंद हो गई, पुनः स्टार्ट किया गया 2005-06 में। ये कार्यक्रम बेसिकली राजस्थान के 8 जिलों को कवर करता है। 8 जिले कौन कौन से, हमें नाम याद करने पड़ेंगे अगर इस पर्टिकुलर योजना को ठीक से याद करना है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा, और कोटा के साथ साथ अगला है हमारा बूंदी। तो ये इन बेसिकली 8 जिलों के अंदर लागू होती है। इनमें भी अगर आप याद कर सकें, ज़रूरत है नहीं बट याद कर सके तो आप याद कर सकते हैं कि 26 पंचायत समितियां इसके अंदर कवर होती हैं। बट 26 पंचायत समितियों की बजाय आप 8 जिले याद रख लें, आपके लिए मोर देन एनफ। उसके बाद अगली योजना हमारी है जिसका नाम है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी पुरानी योजना है, नई योजना नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे इस योजना में सिर्फ हमें ये बताती है कि इस योजना में फिलहाल क्या स्टेटस चल रहा है। 2005-06 में ये योजना शुरू की गई और राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग हम जानते हैं राजस्थान का पहाड़ी है या पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, उस पहाड़ी क्षेत्र में ये योजना लागू होती है। पहाड़ी क्षेत्र में कौन कौन से जिले इसमें बेसिकली कवर्ड होंगे? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें कवर होंगे। इसका भी, इन जिलों का भी कुछ एरिया जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कवर होता है। तो इन जिलों का वो एरिया जो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कवर नहीं हुआ, सम्मिलित नहीं किया गया, उसी को यहाँ पे कवर किया जाता है, बाकी को इसमें कवर नहीं किया जाता। इसमें हम लोग मुख्य रूप से काम क्या करेंगे? एक तो हम लोग आय के स्रोत वगैरह इसमें विकसित करेंगे, इसके साथ साथ भूमि, पानी, पशुधन, ये सब चीज़ें इस एरिया में कम है। कम होने से इस एरिया की आर्थिक प्रगति कम हुई है। इसके साथ साथ इस एरिया के जो लोग हैं वो मौसमी पलायन भी बहुत करते हैं, मौसम के साथ इधर उधर डवाडोल हो जाते हैं। इसकी वजह से इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहद बिगड़ी हुई है, कमज़ोर है। हम लोग इस योजना में कोशिश करते हैं कि इनका सामाजिक स्तर थोड़ा सा सुधारा जा सके। 5 जिलों के नाम अभी हम लोगों ने पढ़े, उन 5 जिलों के 14 उपखंडों में इसको संचालित किया गया था। वर्तमान में 14 की जगह 16 उपखंड में, 2 में ज़्यादा में ये योजना चल रही है। इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग? पानी के साधनों का विकास कर देते हैं, लघु सिंचाई की व्यवस्था कर देते हैं, पशुपालन, पीने का पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क निर्माण, सभी कुछ कवर्ड है। ओवरऑल हम लोग बोलें तो सारी एक्टिविटीज़ जो डेवलपमेंट के लिए नेसेसिटी है वो सब इसके अंदर कवर कर दी जाती है। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट योजना जिसका नाम है सविवेक जिला विकास। देखिए, सविवेक जिला विकास योजना 2005-06 में स्टार्ट की गई थी। आज भी ये योजना अभी भी चल रही है। इसका उद्देश्य क्या है? किसी भी एरिया में, किसी जिले में जल ग्रहण विकास या लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य या सार्वजनिक निर्माण, ऐसी गतिविधियां इसके अंदर शामिल हैं। और इसमें कोई भी जिला कलेक्टर साहब हैं वो योजनाओं को चलाते हैं, वो योजनाओं को कवर कर सकते हैं। और ये यूँ समझ लीजिए कि जिला कलेक्टर खुद के मन से, खुद के विवेक से बता सकते हैं कि इस एरिया में किस चीज़ की नीड है। तो गवर्नमेंट की योजनाएं जो चलती हैं पहले से वो चलेंगी। उसके साथ साथ अगर जिला कलेक्टर को लगता है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए किसी एक विशेष योजना को आगे लाया जा सकता है तो वो योजना कलेक्टर साहब सजेस्ट कर सकते हैं और उनके डेवलपमेंट के, उनके प्लान के हिसाब से, उनकी चाहत के हिसाब से उस योजना को आगे चला दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्थानीय प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, वो जिले की बेहतर समझ रखते हैं, जिले की समस्याओं की बेहतर जानकारी उनको होती है, तो उन समस्याओं के हिसाब से वो अपना कार्यक्रम बना सकते हैं। इसलिए इसका नाम सविवेक योजना है। इसके बाद में अगला है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। देखिए, नवाचार का मतलब है कुछ नई चीज़ों को सम्मिलित करना जो सामान्यतः योजनाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहा। प्रत्येक जिले में जितने भी जिला कलेक्टर होंगे, मतलब हर जिले का जो जिला कलेक्टर होगा, वो स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से नवाचारों को समावेश करते हुए विकास की एक ऐसी योजना बता सकते हैं जो विकेंद्रीकरण को प्रमोट करती हो। मतलब नॉर्मली सारी योजनाएं केंद्रीकृत चलती हैं। केंद्रीकृत का मतलब है ऊपर से अप्लाई होती हैं, राज्य सरकार बनाती है सभी जिलों के लिए एक समान। लेकिन राजस्थान के सभी जिलों में विकास की आवश्यकताएं एक समान नहीं हो सकती। भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर तरह से क्षेत्र अलग अलग विशेषताओं वाले होते हैं। तो राजस्थान के अंदर गंगानगर की कंपैरिजन बाड़मेर से नहीं की जा सकती, बाड़मेर की कंपैरिजन बीकानेर से नहीं की जा सकती, बीकानेर की कंपैरिजन सीकर से नहीं की जा सकती। सब क्षेत्रों का अपना अपना आर्थिक स्ट्रक्चर, सामाजिक स्ट्रक्चर, भाषाई स्ट्रक्चर, सब कुछ अलग होता है। तो इस वजह से हर जिले के लिए एक योजना बहुत सफल हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमने जिला कलेक्टर्स को कुछ नवाचार सजेस्ट करके योजनाएं बनाने का यहाँ पे एक और काम दे दिया। और
इसी संबंध में हम लोगों ने एक नया फंड बना दिया जहां पे पैसे होंगे, उस पैसे से क्षेत्र में विकेंद्रीकृत विकास किया जाएगा। उस फंड का नाम है मुख्यमंत्री जिला निधि योजना, मुख्यमंत्री जिला निधि नवाचार योजना। अब इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसका नाम है बायोफ्यूल प्राधिकरण। अब आप जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल फ्यूल है वो तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल कच्चा तेल ये सब। इसके विकल्प के रूप में बायोफ्यूल को विकसित करने की बातें शुरू से उठती रही हैं, और बायोफ्यूल्स में भी स्पेशली एरोप्लेन वगैरह का जो फ्यूल है उसके लिए भी बातें उठती हैं, रतन जोत के जो पौधे वगैरह उनकी बातें भी उठती हैं। उन्हीं के संबंध में एक योजना ला दी गई कि राजस्थान की बंजर भूमि जहाँ पे नॉर्मली बाकी चीज़ें नहीं हो सकती, वहाँ पे रतन जोत और अन्य तेलीय पौधे उगाए जा सकते हैं जिनसे जैविक ईंधन बनाया जा सकता है, और जैविक ईंधन आगे आने वाले समय में ईंधन की समस्याओं को कम करने में एक मदद करेगा। राजस्थान के अंदर प्रबल संभावना है रतन जोत वगैरह की खेती की, तो इस संबंध में राजस्थान में राज्य सरकार ने 2007 में एक अथॉरिटी, एक प्राधिकरण बना दिया जिसको इस संबंध के अंदर नवाचार या विकास के कार्यक्रम करने थे, और उस प्राधिकरण का नाम है बायोफ्यूल प्राधिकरण या बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण भी कई बार हम लोग बोल देते हैं। राजस्थान में अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि रतन जोत या रतन जोत के समान तेल वाले और कौन कौन से पौधे राजस्थान में उगाए जा सकते हैं, कहाँ पे उगाए जा सकते हैं, तो राजस्थान के अंदर 12, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़, ये सारे एरियाज़ के अंदर पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पे नज़र आता है कि अगर संभावनाएं तलाशी जाएं तो यहाँ पे ये पौधे हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो तो रतन जोत के पौधे थे, इसके अलावा सेम फसल है करंज। करंज के पौधारोपण के लिए उपयुक्त जिले कौन कौन से, तो पूर्वी जिले इस खेती के लिए उपयुक्त हैं, जिनमें बेसिकली अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली और सवाई माधोपुर और टोंक, इन जिलों के अंदर करंज के पौधे उगाए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि जो बायोफ्यूल प्राधिकरण है वो मुख्य रूप से कार्य क्या क्या करता है। पहला काम करता है, जितने भी ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनमें वैकल्पिक अवसर सृजित करता है। वैकल्पिक रोजगार का मतलब है जो नॉर्मली वो रोजगार कर रहे हो तो करेंगे ही, बट उनको एक ऑल्टरनेटिव और अपॉर्चुनिटी मिले, और वो अपॉर्चुनिटी किस रूप में देते हैं हम लोग, खाने के तेल के अलावा अखाद्य तेल के तेलीय पौधे जैसे कि रतन जोत, करंज, महुआ और नीम, इनकी खेती करने के लिए उनको प्रमोट करता है। और इनकी खेती मनरेगा के अंतर्गत भी कुछ करा ली जाती है और बाकी योजनाओं में तो कराई जाएगी। और जो भी होगा इससे फिर बायोडीजल का उत्पादन हम लोग करेंगे, बायोडीजल का उत्पादन होगा, भंडारण होगा, विक्रय होगा, विनिमय होगा, ये सारे के सारे काम इसमें किए जाएंगे। उसके बाद एक और कार्यक्रम यहाँ पे चला लिया गया जिसका नाम है नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेसिकली बायोगैस के प्लांट विकसित किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, घरेलू बायोगैस के प्लांट इसमें विकसित करके उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा बंजर भूमि और चारागाह विकास समिति के जो सदस्य हैं उनके लिए भी क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, मतलब कैपेसिटी डेवलपमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाती है। एक छोटा सा एरिया है जो एग्जाम में याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात, ना याद रहे तो हम छोड़ सकते हैं, वो ये है कि बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण की दिसंबर 2021 तक की उपलब्धियाँ क्या रही। बेसिकली ये सारे के सारे फैक्चुअल डाटा होते हैं और चेंजिंग होते हैं, एवर चेंजिंग होते हैं, तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा तक और डाटा में नया डेवलपमेंट आ जाए। इसलिए मैं नॉर्मली ये सजेस्ट करता हूँ कि इन डाटास को बहुत ज़्यादा फोकस करके याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मुख्य डाटा होता है वही याद करने होते हैं। आर्थिक समीक्षा पढ़ना और पढ़ाना एक बहुत ही मेहनत का काम है, और आर्थिक समीक्षा में सही चीज़ क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि याद क्या करना है। नहीं तो आर्थिक समीक्षा तो एक डाटा का पुलिंदा है जिसमें पूरे राज्य के सारे आंकड़े होते हैं, सभी आंकड़े ना याद करने हैं, ना ज़रूरी है, ना आवश्यक है, ना आपके लिए कोई महत्व रखते हैं, तो सभी आंकड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी छोटी मोटी बात आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि राज्य के 12 बायोफ्यूल जिलों में मनरेगा के अंतर्गत अभियान चलाया गया जिसमें रतन जोत के और करंज के पौधे लगाए गए, और लगभग 3 करोड़ 27 लाख पौधे अभी तक वहाँ पे लगा दिए गए। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले सेशन में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।